सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब को दाखिली चैलेंजेस का सामना तो है, लेकिन इमरान खान साहब एक के बाद दूसरी खारजी महाज पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं और अमेरिका का उनका दौरा, उसको अब तक इंतहाई कामयाब दौरा समझा जा रहा है इमरान खान साहब का। और दाखिली हवालों से जो डेंट पड़ा है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को या उनकी गवर्नेंस के ऊपर, जो इस वक्त अदम एतमाद है मुल्क के अंदर, उसमें इमरान खान साहब को एक साई ऑफ रिलीफ आप कह सकते हैं, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है इमरान खान साहब को कि वो वापस आएँ और अपनी पॉपुलैरिटी को यहाँ पर रीगेन करने की कोशिश करें जो वो लूज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपको ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में बताएं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कौन कौन से गवर्नर जनरल, सदर और वज़ीर आज़म ने कब कितनी दफ़ा अमेरिका का दौरा किया, ताकि मालूम हो सके कि इससे पहले पाकिस्तानी जो सरबराह मुमलिकत हैं वो कितनी दफ़ा अमेरिका जा चुके हैं सरकारी दौरे पर। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने 3 से 5 मई 1950 तक अमेरिका का दौरा किया। ये पहला दौरा था पाकिस्तान की तरफ से किसी वज़ीर आज़म का। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद 8 से 13 नवंबर 1953 में, वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा 1954 में गए थे 14 से 21 अक्टूबर तक। फिर 1957 में वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 10 से 13 जुलाई तक अमेरिका का दौरा किया। उसके बाद अयूब खान साहब, जिनकी तस्वीर आप अक्सर देखते हैं कि उन्हें कितनी पजीराई मिलती थी जब वो अमेरिका जाते थे और ख़ुद अमेरिकी सदर उनका इस्तकबाल करता था। अयूब खान साहब ने 1961 में 11 से 14 जुलाई के दरमियान अमेरिका का दौरा किया। उसके बाद 1962 में 24 सितंबर को वो अमेरिका गए। 1965 में अयूब खान साहब 14 से 16 दिसंबर तक अमेरिका में रहे। 3 दफ़ा उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। उनके बाद फिर सदर आगा मोहम्मद याहिया खान 24 से 25 अक्टूबर 1970 उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 1973 में 18 से 20 सितंबर के दरमियान अमेरिका का दौरा किया। भुट्टो साहब ने 1975 में भी फरवरी के महीने में 4 से 7 फरवरी के दरमियान अमेरिका का दौरा किया। फिर उनके बाद ज़िया-उल हक साहब आए तो उन्होंने 1980 3 अक्टूबर को अमेरिका का दौरा किया। ज़िया-उल हक साहब 1982 दिसंबर में 6 से 9 दिसंबर के दरमियान भी अमेरिका में थे। 1985 23 अक्टूबर भी ज़िया-उल हक साहब ने अमेरिका का दौरा किया। 3 दफ़ा अयूब खान साहब अमेरिका गए और 3 ही दफ़ा ज़िया-उल हक साहब अमेरिका गए। उनके बाद फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो साहब 1986 में अमेरिका गए। 15 से 18 जुलाई के दरमियान उनका दौरा था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो 89 में बेनज़ीर साहिबा ने अमेरिका का दौरा किया 5 जून से 7 जून के दरमियान। उनके बाद फिर सदर फारूक अहमद खान लगारी साहब ने 1994 में अमेरिका का दौरा किया 23 से 27 मई के दरमियान। यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5 साल तक 1990 से लेकर 94 तक 5 साल तक किसी भी पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत या सरबराह ममलकत का अमेरिका का दौरा नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1995 में 9 से 11 अप्रैल तक, यानी फारूक लगारी साहब के बाद बेनज़ीर साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर बनी, फारूक साहब सदर थे, तो बेनज़ीर साहिबा ने 1995 में अमेरिका का दौरा किया। नवाज शरीफ साहब अपने दूसरे दौर में, अपने पहले दौर में नवाज शरीफ साहब ने कोई दौरा अमेरिका नहीं किया। उनका जो दूसरा दौर था 1997 से लेकर 1999 तक, उसमें नवाज शरीफ साहब ने 4 दफ़ा अमेरिका का दौरा किया। पहला दौरा उनका 22 सितंबर 1997 को था। दूसरा दौरा उनका 21 सितंबर ठीक 1 साल के बाद 1998 में था। फिर 1 दिसंबर 1998 को फिर नवाज शरीफ साहब 4 से 5 जुलाई 1999 भी उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, जब कारगिल वॉर के हवाले से भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने कारगिल की जीती जंग वाशिंगटन के मेज़ पर हार दी थी। ये एक ताना दिया जाता है नवाज शरीफ साहब को। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने 10 नवंबर 2001 को अमेरिका का दौरा किया। फरवरी 2002 में 12 से 14 तारीख के दरमियान भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिका का दौरा किया। 2002 में वो 12 सितंबर को अमेरिका गए, यानी 1 साल में 2 दफ़ा। 2003 में 23 जून से 27 जून के दरमियान परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरा। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 23 सितंबर 2003 को अमेरिका का दौरा किया।
परवेज़ मुशर्रफ साहब 2004 में 21 से 22 सितंबर 2004 अमेरिका गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब 3 से 4 दिसंबर 2004 भी परवेज़ मुशर्रफ साहब गए। सबसे ज़्यादा दौरे जो पाकिस्तान में किसी ने किए वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किए। उसके बाद फिर शौकत अजीज़ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने जमाली साहब के बाद, तो 22 से 24 जनवरी 2006 उन्होंने दौरा किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब 2006 में फिर गए बतौर सदर 20 से 22 सितंबर के दरमियान। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरवरी 2008 के इंतखाबात के बाद हुकूमत बनी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 27 जुलाई 2008 से 30 जुलाई 2008 के दरमियान दौरा अमेरिका किया। आसिफ अली जरदारी साहब 23 सितंबर 2008 को अमेरिका गए। जरदारी साहब 2009 में 6 मई को अमेरिका गए। जरदारी साहब 24 सितंबर 2009 से 25 सितंबर 2009 तक फिर अमेरिका गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दूसरा दौरा अमेरिका किया 2010 में 11 से 13 अप्रैल के दरमियान। उसके बाद जरदारी साहब दोबारा अमेरिका गए 2011 में 14 जनवरी। जरदारी साहब 2012 में फिर अमेरिका गए 21 मई। नवाज शरीफ साहब उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बने 2013 के इंतखाबात के बाद। जरदारी साहब ने भी आपने देखा कि 5 या 6 के करीब अमेरिका के दौरे किए। नवाज शरीफ साहब 22 से 23 अक्टूबर 2013 को, ये इनके पहला साल था हुकूमत का, नवाज शरीफ साहब ने दौरा अमेरिका किया और फिर इन्होंने दूसरा दौरा अपने 5-4 साल, 5वें साल में तो वो दाखिल न हो सके, नाहल हो गए। 22 अक्टूबर 2015 को नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए। इस दौरे में उनके साथ उनकी जो है वो उनकी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा वो मौजूद थी। मरियम नवाज साहिबा थी साथ, और मरियम साहिबा की बेटी भी इसी दौरे पे नवाज शरीफ साहब के साथ थी, जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि नवाज शरीफ साहब अपने सारे ख़ानदान को लेकर अमेरिका गए। और अब इमरान खान साहब का 1 साल मुकम्मल हुआ और ये उनका पहला दौरा अमेरिका है, जिसमें इंतहाई खुशगवार, यानी जो डिप्लोमेसी को समझने वाले माहिरीन हैं वो समझते हैं कि इंतहाई खुशगवार और इंतहाई गैर रस्मी किस्म के अंदाज में गुफ्तगू हुई है। और जिस तरह खुल के डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत है, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुल के उन्होंने पाकिस्तान की, इमरान खान साहब की और पाकिस्तानी कौम की तारीफ़ भी की। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब सीनियर सियासतदान है, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। तस्नीम दुरानी साहब पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और साबिक सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, वीडियो लिंक पे आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, कैसा देखते हैं आप इमरान खान साहब का दौरा? सुबह 5 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो वापस आ रहे हैं। अब तक इस दौरे को तकरीबन, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इंतहाई सख्त नाक़िद हैं इमरान खान साहब के, उनको भी ट्वीट करना पड़ गई है कि हमें इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर अगर हमारी हुकूमत कोई काम कर रही है तो उस पर हमें दाखिली सियासत को एक तरफ रखते हुए हुकूमत का साथ देना चाहिए। देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक सेंस ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रायम्फलिज्म वो ओवरऑल जनरेट हुआ है। इसमें इमरान खान का करिश्मा प्राइम मिनिस्टर का वो एक फैक्टर है। अफ़गान सिचुएशन ऑन रियलिस्टिक टर्म्स वो जो क्वैगमायर जिसमें यूएस फंसा हुआ है, उसके एग्ज़िट राउट के तौर पे जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस री एमर्ज हुई है, वो डेफिनेटली एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है उसमें। साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भी पर्सनालिटी है, जिस अंदाज में वो अप्रोच करते हैं चीज़ों को, यूजुअली जो सेट पैटर्न्स हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, यूएस एस्टैब्लिशमेंट की, उससे थोड़ा सा हट के भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आई होंगी। इन तमाम का कॉम्बिनेशन ओवरऑल आई थिंक सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस जो अमेरिकन ओरिजिन पाकिस्तानीज़ हैं और ओवरऑल पाकिस्तानियों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आपको पिछले 24 घंटों में महसूस हो रही है। बहुत अरसे बाद एज अ नेशन इफ़ यू कैन टेक प्राइड इन सम मोमेंट्स ऑन अ फॉरेन विजिट, इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ दोस। तो ओवरऑल वाइब्स मुझे बड़ी नज़र आ रही हैं। राइट जी। इमरान खान साहब के बारे में ट्रंप साहब ने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने क्या कहा है, मैं चाहूँगा ज़रा दिखाएं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में अमरीकी सदर के क्या अल्फाज थे। जी तस्नीम दुरानी साहब, कैसे देखते हैं आप
इमरान खान साहब के इस पहले बाकी मुल्कों के साथ तो पाकिस्तान के दोस्ताना और बरादराना मरासिम हैं, चीन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, उन दौरों को तो इतना चैलेंजिंग नहीं समझा जाता था। ये जो अमेरिका का दौरा है इसको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समझा जाता था। कैसा रहा अब तक? देखिए, ऐसा है कि ये दौरा जो था इस पे लोगों के बड़े टेंशन थी कि भाई दोनों अनप्रडिक्टेबल पर्सनालिटीज़ हैं, तो ये कैसा इंटरेक्शन रहेगा, कोई उल्टी सीधी चीज़ ही ना हो जाए, कोई ऐसा बयान ना आ जाए जिससे कि ताल्लुकात और ख़राब हो जाए, क्योंकि अमेरिका से कोई अच्छी खबर तो नहीं आई जब से ट्रंप साहब आए थे, तो इस वजह से भी जो थी ये टेंशन थी। मगर इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो करिश्मा है, प्लस उसके बारे में एक तासुर है कि वो अपने लिए नहीं कर रहा, पर्सनली अपने सर्वाइवल के लिए वो नहीं गया। ये जो आपने इतनी दफ़ा तो तारीख़ जो आप बता रहे थे साबका रूलर्स की, इसमें से आप कई के बारे में ये कह सकते हैं कि वो उनको ये तासुर था कि अमेरिका अगर उनके साथ है तो मसले हल होने तो बाद की बात है, उनकी अपनी गद्दी जो है यहाँ पर तगड़ी होगी। तो इस वास्ते कई हजरात तो बार बार जाते थे और एक किस्म का जिन लोगों उनके यहाँ से अदावत थी उनको अश्योर करने के लिए जी कि अमेरिका हमारे साथ है। तो ये एक चीज़ जो है वो चीज़ नहीं है इस दौरे में नज़र आती। तीसरा ये है कि वो उसने अपने आप को प्रेजेंट किया ग्रेसफुली, कि कोई भी कौम जो है वो अपने लीडर को ग्रेसफुली कंडक्ट करते हुए अपने आप को फ़ख्र महसूस करती है, नतीजा का कुछ भी निकले। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिस वजह से कि वो मुनफरिद है। दूसरा, जब उसने कहा ना एथलीट, अमेरिकन जो हैं ये स्पोर्ट्समैन से बड़े मुतासर होते हैं, क्योंकि आप देखें कि अमेरिकन की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक तो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की बड़ी तारीफ़ होती है कैंपसेस में, और एक जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी बड़ी तारीफ़ होती है और वो रोल मॉडल्स होते हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि इनके बारे में रिपोर्ट थी। फिर एक एडिड चीज़ ये हो गई जो अगर प्लान थी तो बड़ी अच्छी थी, कि जो उन्होंने जलसा किया वहाँ पर एक दिन पहले। अब चूँकि जलसा इतना बड़ा था और इतनी वाफिर मकदार में पाकिस्तानी नज़र आ रहे थे कि वो नॉर्मल हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जब जाता है अमेरिका तो इतने उसके मुल्क के लोग जो हैं वो नहीं आते, तो ज़ाहिर है दैट आल्सो मेक्स एन इम्पैक्ट। तो उसका जो ये बयान के पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, उसने ज़ाहिर है गैलप पोल अभी तो नहीं चेक किया होगा पाकिस्तान का, उसने तो एक पॉपुलैरिटी जो उस वक्त अमेरिका में उसको नज़र आ रही थी पाकिस्तानियों की, उस पर उसने किया। और एथलीट तो खैर वो है ही, तो उस लिहाज से ये बड़ा खुशाइन है, यानी ऑप्टिक्स इसके बड़े खुशाइन हैं। अब देखना ये है कि सब्सटेंटिवली जितनी उम्मीदें वाबस्तगी और हो गई हैं ये है कि नहीं होती पूरी। मगर ये है कि एक चीज़ जो अगेन बड़ी खुशाइन है कि हमारा ख्याल था कि इस वक्त सिर्फ अफ़गानिस्तान पर ज़्यादा बात होगी, मगर कश्मीर पे बात हुई। कश्मीर को एक बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से उसके बारे में बात की। उसने कहा कि कश्मीर बड़ा खूबसूरत खित्ता है, मैंने सुना है, और वहाँ पर बड़ी लड़ाई हो रही है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं सर ये सुझाव भी देता हूँ जो ट्रंप साहब ने जो कश्मीर के हवाले से कहा है। अमेरिका 240 साल तारीख, उसमें से 70 साल जो पाकिस्तान और भारत के सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस और डिवीजन के बाद कहा जाता है कि किसी भी अमरीकी सदर ने इस तरह खुल के मीडिएशन की बात नहीं की या थर्ड पार्टी रोल प्ले करने की बात नहीं की जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने किया। सुनवाएं ज़रा क्या कहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में थर्ड पार्टी रोल की बात की जिसकी भारत हमेशा मुखालफत करता रहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कश्मीर जो है उसकी उन्होंने जो खूबसूरती है उसका उन्होंने एतराफ़ किया। तीसरा, उन्होंने कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है उन्होंने एक तरह से भारत का नाम लिए बगैर अमरीकी सदर ने इस बात का एतराफ़ कर दिया दुनिया के सामने कि कश्मीर के अंदर जो बम्बार्डमेंट हो रही है वो जारी बात है, वो जो कुछ भी है वो इंडिया की तरफ से हो रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं हो रहा। इंडियन फोर्सेस जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये बहुत कुछ है जो दबे लफ्ज़ों में अमरीकी सदर ने कहा। इसके अलावा जो एक बात उन्होंने बहुत अहम ये कही
कि अब हमें इसको आगे चलाना कैसे है। उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ चेहरा अपना किया और उन्होंने कहा कि हमें इस पे मुझे बात करनी चाहिए या हमें इस पे उनसे बात करनी चाहिए और हमें ये बात करना होगी। तो रमेश कुमार साहब, अब मेरा ख्याल है ये एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से। अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का ये इम्तिहान है और आपकी हुकूमत की फॉरेन ऑफिस का ये इम्तिहान है कि अब आप इसको परस्यू किस तरह करते हैं इससे पहले कि इंडियन लॉबिस्ट एक्टिव हो जाए और ये सारा कुछ वापस डोमिनेंट हो जाए। इसको फौरी तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया अमीर अब्बास। तस्नीम नूरानी साहब की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी के ऊपर नज़र है और आपने यही बात की कि डिप्लोमेसी को जो समझती हैं वो सही तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं और मैंने भी बहुत सारा इन चीज़ों के ऊपर लिखा है, पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट अपने जो भी इदारे हैं उनके साथ मिल के जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से, चाहे खलीज ममालिक के साथ, चाहे चाइना के साथ, चाहे अमेरिका के साथ, जिस तरीके से फ़ॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही दो चैलेंज थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, एक इकोनॉमी और एक फ़ॉरेन पॉलिसी। और फ़ॉरेन पॉलिसी में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और आपने देखा अब ट्रंप ने जिस तरीके से बहुत अच्छी बात की कि जलसे को देख के अमेरिका के अंदर किसी भी हेड ऑफ स्टेट इतना बड़ा जलसा करे, उसको देख के उन्होंने एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर की जो बात की, मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए भी एक मैसेज है कि एक सुपर पावर का भी जो है वो प्रेसिडेंट में ये मान गया कि ये पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये अच्छी बातें हैं। अपने स्टेट के हेड की अगर और किसी मुल्क का हेड जो है वो तारीफ़ करे तो अच्छी बात है। इस वजह से बिलावल साहब को भी आज ट्वीट करना पड़ा। मगर मैं आज भी ये कहता हूँ, मैंने कल परसों मंडेला के ऊपर एक कॉलम लिखा था कि हमें दुश्मनों को भी दोस्त बनाना चाहिए। हमें मुल्क को एक बहुत, हमारा मुल्क सीज़न से भरा हुआ है, हमें अब इन मौक़ों से फ़ायदा लेना चाहिए। हमें भी ये गुरूर नहीं होना चाहिए और अपोजिशन को भी अपने सही रास्ते के ऊपर लेके आना चाहिए कि कम से कम अब इस मुल्क की खूबसूरती को लौटाएं, इस मुल्क को खूबसूरत करें। कश्मीर का जो डिस्प्यूट 70 सालों से नहीं हुआ, देखिए आज के अंदर मीडिएटर बनता, अमेरिका उसको इंडिया मानता या नहीं मानता, ये सेकंड स्टेप है जिसके अंदर मुझे डाउट है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। जो मेरी मुलाकातें हुई थी उसके अंदर उन्होंने मीडिएटर की मनाही की थी कि हम मीडिएटर कोई नहीं, हम जो भी टास्क करेंगे डायरेक्ट करेंगे। मगर ये हमारी फतह है कि आज अमेरिका ने भी वो माना कि आज कश्मीर में जो ये इश्यूज़ हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, हम ये जो लॉन्ग अवेटेड इश्यूज़ है उसको हम रिजॉल्व की तरफ लेके जाएं। हम एज ए आर्बिटर, हम मीडिएटर जो है वो वहाँ पे आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो ये हमारी फतह है एज ए डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी के हवाले से हमारी ये फतह है। मगर मैं आज भी चाहता हूँ कि हम अब कम से कम इस मुल्क को जिस नहज के ऊपर हमने पहुँचाया है, आज जो इकोनॉमिकली जो पोजीशन है और जो हमेशा ये एक इमेज जाता था कि भाई मुल्क का जो भी लीडर आता है वो करप्ट होता है, पैसे लूटता है, खाते हैं, जो फंड डोनेशन आते हैं वो चली जाती है, कम से कम आज वो इमेज नहीं था। आज प्राइम मिनिस्टर का जो एक ग्रेसफुल एक एटीट्यूड, जो एक गेस्चर था, वो आपने देखा कि उससे एक कौम का, पाकिस्तान का जो है वो मोरल अप हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें भी उस चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को भी मिल के कम से कम मफादात की सियासत इमरान खान के पास नहीं चलेगी। जैसे माजी में होती रही कि हम आपको ये अकोमोडेट करते हैं असेंबली में, हम आपको इस बिल में सपोर्ट करते हैं, मगर आप जो है यहाँ पे ये लीनियंसी करें। किसी किस्म की करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई यहाँ पे जो है वो रिलेक्टेंट जो है वो नहीं होगा। किसी किस्म की जो है वो उसके अंदर जो है वो एक जो है वो उनको नहीं अकोमोडेट किया जाएगा। मगर मिलके इस मुल्क की खिदमत करने के लिए डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत अच्छी खूबसूरती जाएगी। जब इंडिया के साथ हमारा कोई इशू आता है, सारी असेंबली पूरी इकट्ठी हो जाती है तो हमारे आवाज़ में ताकत आती है। सही। तो मैं तो ये समझता हूँ आज ईरान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें इस विज़िट को इतना ईजी भी नहीं लेना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी क्योंकि 2020 में ट्रंप को अमेरिकन इलेक्शन में जाना है, उसको अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी डोमिनेंसी दिखानी है कि अफ़गानिस्तान से अंदर मैंने कैसे फ़ौजें निकाली, और उसको ये भी दिखाना है कि ईरान के अंदर अपनी डोमिनेंसी मैंने कैसे जो है वो कायम रखी।
तो उसके हवाले से पाकिस्तान का एक मेजर रोल होगा। और पाकिस्तान के मेजर रोल के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर होगी, हमारा मोरल अप होगा, हमारी जो लेवल होगी वो बात करने की और होगी। राइट, बिल्कुल सही। तस्नीम नूरानी साहब बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। हम एक मरतबा एक टर्की का टूर था, हम साथ में गए थे, मैंने इनके साथ सीखा था कि इनकी जो अप्रोच थी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मैं आज भी चाहूँगा, मैंने जब अफगानिस्तान के हवाले से फ़ौज की बात हुई, जब अफगानिस्तान के हवाले से फ़ौज की बात हुई कि अमेरिकन फ़ौज जल्दी वापस जाए, मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा कि हमें अफगानिस्तान के हवाले से वो डिप्लोमेट्स, वो फॉरेन सेक्रेटरी जिन लोगों ने काम किया हुआ है, उनकी एक कंसोर्शियम ऐसा बनाया जाए, उनसे एडवाइजेस ली जाए कि ऐसे नहीं कि माजी में रशिया की तरह हम दोबारा कोई गलती कर लें, अमेरिकन फ़ौज चली जाए, सारा जो है वो पहले हमारे के ऊपर आके गिरे, ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आए। राइट, मैं तो एक ऐसा रमेश साहब, मैं जरा इसी बनना कश्मीर के ऊपर एक सवाल करके फिर मैं जरा क्या मैं इस मुल्क आगे को बढ़ना तरक्की की चाह रहा तरफ हूँ। मैं लेके जरा सेनेटर साहब, नवंबर 2020 में इलेक्शन है, यानी 1 साल और 4 महीने के बाद ट्रंप अपने इलेक्शन में जा रहे हैं। मुमकिन है वो दोबारा जीत जाएं, क्योंकि वो उनकी जो रेटिंग है वो इस वक्त बहुत हाई जा रही है, और वो खुद भी तैयार हैं कि वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर वो जीते या ना जीते, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो नहीं जीते और हमारे पास 1 साल और 4 महीने हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इस वक्त सर्विंग अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ अपनी केमिस्ट्री डेवलप करने में, तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, और वो ट्रंप खुद ये कह रहे हैं, अमूमन हम देखते हैं कि ये जो इस किस्म की डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, इसके अंदर इतनी कैजुअल किस्म की डिस्कशन नहीं होती कि आए जी मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। तो जब ट्रंप खुद ये ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ, तो अब पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इसको एक्सपेडाइट करे और हदादों पर, या मामला छोड़ देना चाहिए ऐसे? नहीं, क्यों, यकीनन पाकिस्तान को अभी प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम उसको डी लिंक करें विद वॉर ऑन टेरर। कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो एक इंडिजिनस स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, और वो फ्रीडम स्ट्रगल सिंस 70 ईयर्स है। पाकिस्तान का उस पर एक क्लेम है, और उसकी प्रोजेक्शन और उसकी आर्टिकुलेशन हर फोरम पे, इट इज़ नॉट जस्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आप एकेडमिया में, आप मीडिया के अंदर, आप यूनिवर्सिटी कैंपसेस में लीड आपको लेनी पड़ेगी। और जो कश्मीर की कहानी है वो स्टोरी टेलर पाकिस्तानीज़ हैं। यकीनन कश्मीरी भी उसका हिस्सा हैं, ऐसा नहीं है कि वो इससे दूर हैं, लेकिन प्राइम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानीज़ पे बनती है कि वो स्टोरी टेलिंग बेहतर अंदाज में कर सकें। और जो ही आपको रेसिपिएंट, और मुझे यकीन है कि रेसिपिएंट वहाँ पे आपको मिलते हैं, वो रेसिपिएंट जो आपको मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो वहाँ पे हो रही है, एक अनविलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कश्मीरी टू लिव अंडर द इंडियन ऑक्यूपेशन, वो उन्होंने एग्जिबिट किया है, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो नहीं रहना चाहते। जब एक पूरी कम्युनिटी किसी रजीम, किसी रूल के तहत नहीं रहना चाहती है, तो उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सलूशन निकालना पड़ता है। तो जब हम ये अपना नैरेटिव सेल करेंगे, तो मेरे ख्याल में दुनिया में भी ये रियलाइजेशन आएगी, और शायद इवन इंडियन इंटेलिजेंशिया में, इंडियन सिविल सोसाइटी में, इंडियन वहाँ तो बड़ा रिवोल्ट हो गया है ये ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद। उनको रियलाइजेशन नहीं हुई है, वो तो इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर बैशिंग हो रही है। ये इस डिनाइल के मोड जो वो पिछले 70 साल से दे आर ड्वेलिंग इन डिनाइल। वो एक ऐसी चीज़ को अपना समझ रहे हैं जो उनकी नहीं है। जो चीज़ आपकी ना हो और आप जो है ना क्लेम करते फिरें, और एक सेंस ऑफ डिसेप्शन के तहत खुद भी रहें और अपने लोगों को भी रखें। लेकिन हम ये चीज़ उनको सेमिनार्स के ज़रिए से, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से और टॉक शोज़ के ज़रिए से उन्हें एहसास नहीं दिलवा सके। इसीलिए हम भी चाहते थे कि कोई, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त चूँकि यूएस सुपर पावर है, सबसे ताकतवर मुल्क है, वही जो है वो सालसी का किरदार या मीडिएशन का किरदार अदा कोई शक नहीं है। जब आप देखें उसकी टेंजिबल रेजोल्यूशन की तरफ आप जब भी जाएंगे फ्यूचर में, तो आपको ऐसे ही एक स्ट्रेंथन फरीक चाहिए, हाँ, जो इन्फोर्स करा, जो दोनों को बिठा के बात, जो दोनों को बिठा सके। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कई रूट्स हैं, कई तरीके हैं, उन तमाम तरीकों को हमें अपनाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो और किन किन उमूर पर गुफ्तगू हुई है अमरीकी सदर की, इमरान खान साहब से, आपके सामने रखते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अमरीकी सदर जॉर्ज बुश 8 साल तक अमरीका के सदर है, लेकिन वो पाकिस्तान की कुर्बानियों का उस तरह एतराफ़ नहीं कर सके जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बराक ओबामा 8 साल तक अमरीका के सदर है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की कुर्बानियों का वो एतराफ़ नहीं कर सके या पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़ नहीं कर सके जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने क्या कहा है, दिखाएं जरा। जी तस्नीम दुरानी साहब, ये पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान इस दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है, इसका एतराफ़ भी पहली बार इस तरह सामने आया है। देखिए, एक तो मैं रमेश साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो एक रिटायर्ड बंदे के बारे में जब कोई बंदा अच्छी बात करता है ना, तो वो पुराना जिससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसको एक टॉनिक का टीका लग जाता है। सो रमेश साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा एक कॉशन करना चाह रहा था। अच्छी बातें तो हो गई, बहुत आपने बिल्कुल कहा कि इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है, मगर कॉशन ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो एक बहुत अच्छा डील मेकर है और वो एक कारोबारी बंदा है। तो कारोबारी बंदे को जब अपनी ज़रूरत पड़ती है तो वो चार्म टर्न ऑन करता है। तो ये इस वक्त उसकी इलेक्शन का भी इशू है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में हल तलाश कर ले तो उसको 5-10% वोट एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे और उसको पता है कि पाकिस्तान ही करा सकता है। सो इस वजह से उसने सारी चीज़ पाकिस्तान के झोली में डाल दी है। और जैसे आपने आज अपना अभी इमरान खान का ट्वीट भी देखा तो उनको पता है, तो उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वजह से अब बड़ा अहम है कि अब तालिबान के साथ जो भी अगर हमारे असर हैं या उनके घुटने गोडे पकड़ें कि भाई जो चीज़ें हैं उसको एक किसी तरह की तस्वीर की तरफ जाएं, क्योंकि अगर वो ना हुआ तो इसका बैकलैश भी अमेरिका से आ सकता है। और इसका अब उन्होंने इतनी चीज़ें आपको ऑफ़र कर दी, उन्होंने ट्रेड ऑफ़र कर दी, उन्होंने कोalition सपोर्ट फंड का जो है ऑफ़र कर दिया, उन्होंने कश्मीर ऑफ़र कर दिया, उन्होंने पता नहीं और क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर दी। तो अब उन्होंने इतनी चीज़ें आपको ऑफ़र कर दी हैं कि भाई हमारा ये मसला हल करा दो तो तुम्हारे हमारे न्यारे करा देंगे। तो ये ट्रेड तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, हमारी इकॉनमी बड़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चाल खेली है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी ज़ाहिर है कि हमारी भी इज़्ज़त अफजाई हुई है, हमारा भी हुआ है, मगर इसमें उतना ही रिस्क है कि अब ये जो हाइप है इसको सस्टेन करने के लिए हमें कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसमें हम ये ज़ाहिर होना पड़ेगा कि हमारा उसमें रोल था। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी की जो ये कश्मीर का जो ऑफ़र है, ये इसमें बहुत हमें खुशी हुई है, कश्मीरियों को बहुत खुशी हुई है कि सदर अमेरिका ने जो एक चीज़ जो है एक असलियत कश्मीर की उसको बड़ा उजागर किया, बड़ा विविडली उसने पेंट किया है कि जनाब इतनी खूबसूरत जगह है और 70 साल से वहाँ बम हो रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर वो मोदी का जिक्र ना करते तो शायद ये बेहतर होता, क्योंकि मोदी का जिक्र करके उन्होंने और उसको एम्बैरस करके अब वो पोजीशन ऐसी कर दी है कि वो शायद वो इस चीज़ में अब ना आ सके। अगर वो डिप्लोमेटिक लेवल पे ही अगर वो ये कहते कि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ, अगर दोनों पार्टियाँ तैयार हैं, तो इमरान खान ने तो कह दिया था कि जी हम तो बिल्कुल आपसे 1.2 बिलियन लोग आपको दुआएं देंगे। तो वो मगर ये कि ज़ाहिर है वो सियासतदान है, उनकी क्या मंतक होगी उसमें। इस वक्त तो हम लोग बगले बचा रहे हैं और वो लोग जो है वो शोर मचा रहे हैं, मगर चांसेस जो हैं उनका टेबल पे आना या अमेरिका की सालिसी जो है एक्सेप्ट करना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर उनका एम्बैरस हो गया और अभी उसे 5 साल पड़े हैं। बिल्कुल सही। और उसकी जो सियासत है वो है ही हेट पाकिस्तान के बारे में। तो ये चीज़ें हैं कि ये मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो था तवक्कुआत से बेहतर इसके यही ट्रम्प साहब के मसाइल भी यही है ना दोनारी साहब के। ट्रम्प साहब जो है वो कोई लिहाज नहीं करते, जो उनके दिल में आ रहा होता है वो कह देते हैं, भले वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और फॉर्मेलिटीज़ के खिलाफ ही क्यों ना हो, और वो उसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये चीज़ उनकी ट्वीट से भी हम देख रहे हैं, जिसको अब कहा जाता है डिप्लोमेसी। जब से उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल शुरू किया है तो ये डिप्लोमेसी की एक नई टर्म जो है वो बन गई। मैं ज़रा चाहता हूँ ये
उन्होंने इकोनॉमिक सक्सेस के हवाले से जो बात की, अगर एक जुमला मुझे कि ट्रंप के बारे में हम लोग सारे जो पढ़े लिखे और जो लोग समझते हैं, अमेरिका वाले भी जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं कि जो बड़ा पागल आदमी है, बड़ा इरेटिक है, ये है वो है, मगर उसकी पॉपुलैरिटी सोर कर रही है अभी भी। और जो उसके नाकिद हैं वो भी ख़तरे में हैं, वो भी कहते हैं कि शायद ये फिर इलेक्ट हो जाए। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, अमरीका की बड़ी माशी ताकत है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इकोनॉमिक सक्सेस है उसके बारे में क्या कहा? जी डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान का ये रहा है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं हुई है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट नहीं हुई है, पाकिस्तान में पार्शली चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। जो पाकिस्तान में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो भी रही है, जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में या कुछ और सेक्टर्स में, तो वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं होती है। टेक्नोलॉजी असल उन्हीं मुल्कों में रहती है जिनके पास है, और यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग होती है। तो ये बहुत बड़ी बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री को। ये जो एक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने एक ऑप्शन रखा है, इसको अब किस तरह से इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है, इसका भी प्लान होना चाहिए हुकूमत के पास। कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है, मैंने इसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ा भी है इलेक्शन के टाइम पे अभी भी, और अभी भी मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि 2020 में जो है वो, क्योंकि मेरी असेसमेंट जो जब मैं करता हूँ, मोदी के हवाले से भी मैंने असेसमेंट की थी, बहुत ज़्यादा फॉरेन ऑफिस कह रही थी कि मोदी 300 से कम सीटें लेगा, वो मुश्किल से हुकूमत बनाएगा। मैंने कहा सिर्फ बीजेपी 300 सीटें लेगी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ 2020 में ट्रंप 100% आ रहा है, क्योंकि वो एक बिज़नेस डील के हवाले से और मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से अमेरिका को बहुत बेहतर लेके गया है। अब जब भी अमेरिका जाते हैं तो लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। आज उसने एक अच्छा एक गेस्चर दिखाया, उसने अपने मतलब के हिसाब से मैंने अपनी बात जो की कि एक हफ्ते के अंदर काफ़ी चीज़ें आएंगी, और हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने अमेरिका हमसे क्या मांग रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर उसको जीत चाहिए, ईरान के अंदर उसको जीत चाहिए। हमारी जोग्राफिकली पोजीशन आज से नहीं है, 70 सालों से मजबूत है, मगर हमने उस फ्रंट पे हमने खेला नहीं। हमने हमेशा बेलो द बेल्ट, हम बहुत नीचे से खेलते गए, हमने उस लेवल पे कभी बात नहीं की। अब कम से कम हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करके उस लेवल पे हमें बात करनी चाहिए। ये हमारी टर्निंग पॉइंट बन सकती है, पाकिस्तान को एक लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब उसके अंदर हम कितना कामयाब हो सकते हैं ये वक्त बताएगा। मैं समझता हूँ आज एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम केयरफुली खेलें, बी केयरफुली भी खेलें, और केयरफुली खेलते हुए इस मुल्क की सीढ़ी के लिए हम बिल्कुल ऐसे बूस्ट कर जाएं। ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके लिए एक चांकिया जी की ज़रूरत है, इसके लिए बीरबल जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये लोग जो इस वक्त, और इस वजह से मैंने ये कहा, मैंने माजी में भी बात की कि वो फॉरेन सेक्रेटरी, वो डिप्लोमेट्स, डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा है कि कोतलिया चांकिया जैसे लोगों की और बीरबल जैसे लोगों की जरूरत है, ये बात हो रही है, अब तनकीद हो रही है इस वक्त, बल्कि तनकीद क्या, लोग एक राय दे रहे हैं कि अब एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है खान साहब ने, वापस आएँ और अपनी यहाँ की टीम को दोबारा से रीशफल करें, रीएडजस्ट करें, ताकि अब यहाँ के लोकल चैलेंजेस जो हैं उनका हल निकालें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार हैं और वही कैप्टन है, जो भी करनी है क्रेडिट डिस्क्रेडिट उसके खाते में जाती है। ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल आदमी को राम कर लिया वज़ीर आज़म ने, अमेरिका का दौरा बड़ा ज़बरदस्त 5 स्टार विजिट हो गया, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मसाइल है, ये जो इकॉनमी है, ये जो अपोजिशन का शोर शराबा है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो कोर्ट्स के मामलात हैं, ये जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो रिफॉर्म्स के मामलात हैं, एक वक्ती तो उन्हें साय ऑफ रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहाँ आके वापस लोग तो कहेंगे ना कि हमारे मसाइल कौन हल करे। देखिए, उसमें भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, उससे मुराद मेरी क्या है, हम सारे यहाँ पे एग्री कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक चैलेंज में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। अब नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को आप डॉक्यूमेंट करेंगे, आप जब रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, प्राइमरीली एनी स्टेट उसकी जो प्राइम रेवेन्यू जनरेशन है दैट इज़ टैक्स कलेक्शन। आपकी जो टैक्स कलेक्शन होती है उसके बाद स्पेंडिंग का फेज़ आता है कि आप उसको स्पेंड कैसे करें। तो हमारे दो हमें एक टैक्स इवेजन का है, दूसरा टैक्स थेफ्ट का है। लोग चोरी करते हैं, बिल्कुल देते ही नहीं है, वो आपके एम्बिट में ही नहीं आ रहे हैं।
अब उसमें जो एफबीआर के रिफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को, इकोनॉमिक टीम को इन प्लेस किया है, तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 साल में आपको उसके फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर है टाइम तो लेगा, टाइम लेगा। और जहाँ तक अपोजिशन के एजेंडे का ताल्लुक है, मुझे लग रहा है कि उनकी जो एजुटेशन है वो भी वक्त के साथ दम तोड़ती जा रही है। उसमें कोई एनर्जी हमें नहीं नज़र आ रही है, उसमें लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए कोई सब्सटेंशियल या टेंजिबल चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं कि लोग क्यों नहीं। ऑपोजिशन का जो और हुकूमत का जो अब दाखिली सियासत में जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो सेनेट की तब्दीली के हवाले से है। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट को बचाना है और ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट को गिरा के अपना चेयरमैन सेनेट लाना है। तो यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रही है। अब देखते हैं कि किसके पास कितने मसल्स हैं। नंबर्स तो ऑपोजिशन के पास ज़्यादा है, लेकिन अब मसल्स किसके पास ज़्यादा हैं ये देखेंगे कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के वक्त के वो कौन अपना चेयरमैन सेनेट ये अब कायम रख पाते हैं या वो तब्दील कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।